नमस्कार। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आपका स्वागत है। आज मेरे सहयोगी राम प्रकाश जी फिर छुट्टी पे हैं, तो मुझे आज फिर से सौभाग्य मिला है हेमंत सर से बात करने का। सर, बहुत स्वागत है आपका। दर्शक आपको बहुत सुनना चाहते हैं और आपकी जो बातें होती हैं वो बहुत ही मजेदार और बहुत ही जानकारी परक होती हैं सर। लेकिन आज एक जो जानकारी आ रही है वो बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली है। आपको याद है जो पिछले 3 दिन के डेवलपमेंट्स हैं, मोदी जी कनाडा पहुंचते हैं और ट्रंप वहां से निकल लेते हैं। G7 की समिट जो हो रही है, और मोदी जी अपने अपने उस ट्रिप को कट शॉर्ट करते हैं और वापस जाते हैं और बोलते हैं कि मैं ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं। मोदी जी से वो नहीं मिलते हैं। मोदी जी से वो कहते हैं कि मुझे फोन कर लेना, और उस फोन वाले मसले पे मैं बाद में आऊंगा। लेकिन अभी जो आज जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आज जब अमेरिका में, अभी तो रात होगी, जब यहाँ पे रात होगी आज की और अमेरिका में दिन होगा, तो दिन में 1 बजे पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आसिम मुनीर, उनके साथ लंच शेड्यूल्ड है और व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में लंच शेड्यूल्ड है ट्रंप का। ये सर कई एंगल से इसकी इसकी बातें हमें करनी पड़ेंगी। आसिम मुनीर का इस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में यूएस पहुंचना और प्रेसिडेंट ट्रंप को इस तरीके से उनको होस्ट करना, लंच अपने साथ कराना और मोदी जी से ना मिलना, ये सब पूरे प्रकरण पे आप क्या देख रहे हैं? और हमें क्या अब भी कोई शक होना चाहिए कि अब अमेरिका और ट्रंप हमारे साथ नहीं है? ये खुलेआम तय हो चुका है। आप सर कैसे देख रहे हैं इसको? गणेश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी पिछले 11 साल में, यू आर सच ए कीन ऑब्जर्वर, कि भारत की जो डिप्लोमेसी है ना पिछले 11 साल में, वो पूरे तरीके से हगलो में सी कि जो आए उसी की जप्फी पालो। और दोनों, अब कल उसने अपने मोदी जी ने एक नया दिखाया मैक्रो के साथ, और ही वॉज लाफिंग वेरी लाउड, तो लाफिंग आउट वेरी लाउड। कल आपने देखे होंगे वो पिक्चर्स, जबकि वो बहुत स्मूथली हंस रहे थे, जस्ट एक सिंबॉलिक स्माइल था, और मोदी ठाके मार रहे थे। तो नहीं बेसिकली सर, सर उस ठाके वाला ऑडियो भी आ गया, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो न्यूज चैनल्स हैं या जो न्यूज एजेंसीज हैं, एएनआई वगैरह, वो तो म्यूट कर देते हैं मोदी जी का उसमें बातचीत। लेकिन किसी दूसरे उस पे आ गया है उनका। वो बहुत ही साधारण सी बात कह रहे हैं मैक्रों से कि यू आर एक्टिव ऑन ट्विटर, और हा करके हंस रहे हैं। इसमें हंसने वाली इतनी क्या बात थी? क्योंकि बहुत सामान्य बात है कि अच्छा अच्छा अभी ट्विटर पे एक्टिव हैं। ये जब दो राष्ट्राध्यक्ष लोग, गंभीर लोग मिलते हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी हाथ मुंह फाड़ के हंसने वाली बात थी? ये शायद हमारे समझ में कभी नहीं आएगा। जी सर, नहीं 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 कंटिन्यू करें। नहीं 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 गणेश जी, देखिए, हम चीजों को ना बहुत बारीक से देखना भूल चुके हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब आपके पास कुछ सुनने के लिए या कहने के लिए कंक्रीट सब्सटेंशियल नहीं होता है, तो आप हल्की सी बात करके एक खास तरीके की ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं कैमरा के लिए, वो ऑडियो, वो वीडियो के लिए भी और स्टिल के लिए भी। और उसमें क्या होता है कि आप जब ठाके मार के मुझसे मिल रहे हैं, तो ये लगेगा कि हम दोनों कितने करीब हैं और कितना बेहतरीन संवाद कर पा रहे हैं। तो वो जो खुराक है, वो भक्तों के लिए वो पुड़िया और वो डोज तैयार की जाती है। आप उसकी उसकी गंभीरता को समझिए। वो मोदी जी की डिप्लोमेसी के अंदर सवाल जवाब नहीं है, कभी भी गंभीरता नहीं है, कभी बायलेटरल्स नहीं, उसमें यही सब है। जप्फी पाली, गले मिल लिए, फोटो खिंचवा लिए, हंस लिए, ठाके लगा लिए, समझ में आया चाहे नहीं आया। वो देखा आपने राष्ट्रपति भवन में जब G20 के दौरान बाइडन बोल रहे थे और ये हंस रहे थे, और उन्होंने कहा ही थिंक्स आई एम किडिंग, आई एम नॉट, क्योंकि सेंटेंस पूरा हुआ ही नहीं था, उससे पहले ही हंस पड़े थे। तो अंग्रेजी में हाथ तंग है तो सारी दुनिया को पता ही है। और इसमें जो आपने कहा कि हंसने की क्या बात हो, उसके 2 वीडियो दिखा भी दीजिएगा दर्शकों को अगर अवेलेबल हो तो वो। लेकिन सवाल इसमें ये नहीं है गणेश जी, सवाल उठ रहा है कि ऑप्टिक्स और थिएटिक्स और मीडिया गैलरीज अपनी जगह है। आप रूस और यूक्रेन के उसमें कहाँ है, आप अपने इजराइल और ईरान के उसमें कहाँ है, और पाकिस्तान का जो ये जिहादी जनरल है, अब तो फील्ड मार्शल हो गया। एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, आज की चर्चा बहुत ज्यादा गंभीर है और मैं चाहूंगा दर्शक उस गंभीरता को समझें। 20 जनवरी को ट्रंप का इनॉग्रेशन हुआ था, आज आपकी 18 जून है। अब तक किसी भी देश के आर्मी चीफ से ट्रंप मिले हैं क्या? इनसे क्यों मिल रहे हैं? टाइमिंग देखिए, टाइमिंग क्या है। जब दोनों तरफ से अब एक दूसरे को ललकारने की कोशिश, चीन और इजराइल की, और सॉरी इजराइल और ईरान की, और अमेरिका की उसमें कूदने की धमकियां, हम ऐसा कर देंगे जो दुनिया ने देखा नहीं होगा। उस सारे के बीच में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, ईरान से लगातार पाकिस्तान की आर्मी लीडरशिप भी और पॉलिटिकल लीडरशिप भी लगातार टच में है, और वो अपनी रेलेवेंस को दोबारा एक बार फिर से अटेन करना चाहते हैं मिडल ईस्ट के अंदर, और इसकी खुली जो है बात वो कह भी चुके हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने, आपको ध्यान होगा, कल बात की है ईरान के विदेश मंत्री से,
और उनके दोनों के बीच की बातचीत ईरानी विदेश मंत्री ने नहीं, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इसाक डार, उन्होंने कहा मीडिया को कि साहब मेरी बात हुई है और वो ये कह रहे हैं कि अगर बिना शर्त इजराइल स्ट्राइक्स रोके तो हम बातचीत की टेबल पर आने को तैयार हैं। और आपको उससे पहले ध्यान होगा ईरान के विदेश मंत्री ने क्या कहा था कि मेरी पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल आपके ऊपर एटॉमिक अटैक करता है तो पाकिस्तान इजराइल पे आर्मी अटैक एटॉमिक अटैक करेगा, जिसका के पाकिस्तान को खंडन करना पड़ा। पता है आपको, उनके पापा भी वाशिंगटन में ही बैठते हैं, उनके साथ लंच आज। सवाल वो नहीं, सवाल इससे बड़ा ये है ज्ञानेश भाई कि आप 144 करोड़ की आबादी, ईरान के साथ आपके सदियों पुराने संबंध, बहुत बेहतरीन कूटनीतिक रिश्ते, उसके बावजूद जो भूमिका आप नहीं कर पा रहे विश्व गुरु होने के बाद, वर्ल्ड लीडर होने के बाद, 56 इंची होने के बाद, डंका लगातार बजने के बाद, वो एक पाकिस्तान जैसा इनकंसिक्वेंशियल कंट्री जिसका खुद का कर्ज में ये नहीं पता कि कोई बाल बचा भी या सारे डूबे हुए, उनका देखिए, उनका प्रधानमंत्री भी जा सकता था, उनके राष्ट्रपति को भी बुला सकते थे, उनके विदेश मंत्री को भी बुला सकते थे। आर्मी चीफ को क्यों बुलाया? क्योंकि वहां पर आर्मी चीफ के सामने किसी की बुकत नहीं है। और ये आर्मी चीफ जो है, इसको पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में जिहादी जनरल के तौर पे जाना जाता है। जब आपको ध्यान होगा भारत के ऊपर जो ये हुआ अपना पहलगाम हमला, उससे 3 दिन पहले इन्होंने क्या बकवास की थी, 2 राष्ट्र का सिद्धांत और ये और कश्मीर को लेकर के जो भी, तो उसको कहीं ना कहीं इंस्टिगेशन बताया गया था पहलगाम का तात्कालिक। हालांकि उसकी तैयारी बहुत पहले से चलती है, सारा उसका चीजें तैयार करनी पड़ती है, हथियार, आतंकवादी, फलाना वटेवर, लेकिन उसका सारा एक इमीडिएट फॉल आउट माना गया था उसको। पहलगाम के वो आतंकी आज तक नहीं पकड़े गए। आप बदला भी ले चुके, पूरी दुनिया में डंका भी बजा चुके, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर चुके, कराची पोर्ट को उड़ा चुके, आप क्या क्या नहीं कर चुके। लेकिन आप हकीकत देखिए कि पहली बार अमेरिका का राष्ट्रपति सेकंड टर्म में किसी पहले आर्मी चीफ विदेशी से मिल रहा है और वो पाकिस्तान का आसिफ मुनीर है। ये भारत की जो डिप्लोमेसी है उसके कंप्लीट कोलैप्स, डिजास्टर्स कोलैप्स का सर्कल फुल हुआ है। आप कुछ भी कहिए। अब 3 दिन पहले ये क्या कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता बकवास कर रहे हैं, पाकिस्तान परस्त है, उसको बुलाया ही नहीं गया आसिफ मुनीर को। अब वो राष्ट्रपति का शेड्यूल दिखा दीजिए आप, जिसके अंदर वो लिखा हुआ है, मैंने भेजा है शेड्यूल आपको आज का। तो बेसिकली है क्या ज्ञानेश भाई, सवाल ये था कि आज जैसे ये खबर वहां से ब्रेक हुई कि भाई आज आसिफ मुनीर का लंच है प्रेसिडेंट के साथ कैबिनेट रूम में, उसके बाद फिर तुरंत काउंटर डोज तैयार की गई। और वो काउंटर डोज क्या थी कि आपने कभी किसी देश के फॉरेन सेक्रेटरी जबकि वो विदेश में ही है, उसको अपने प्रधानमंत्री के दौरे, उसके दौरान ट्रंप से बातचीत, उसके बारे में वीडियो पे बयान जारी करते हुए देखा है। आप समझे नहीं बात को? वो जो नैरेटिव बना के आसिफ मुनीर जा रहे ट्रंप के पास, उसका प्रीएम्प्ट करते हुए ये जो वीडियो जारी किया गया हिंदी में, और उस वीडियो का कथानक देखिए क्या है कि इनको ये भी समझ नहीं है, इनको ये केवल ये पता है कि देश के जो भक्त मंडली है, आईटी सेल है, उसको कैसे फीड करना है। बात को समझिएगा क्या कह रहे हो। उन्होंने कहा 35 मिनट बातचीत हुई और ट्रंप ने मोदी को ये कहा कि क्या आप कनाडा से वापस जाते समय अमेरिका आ रहे हैं? सोचिएगा जरा, कोट एंड कोट समझिएगा इसको, बिटवीन द लाइन्स। कोई भी आप आ रहे, छोड़ दीजिए वो तो प्रधानमंत्री मोदी है, आप आ रहे हैं वहां से कल और मैं आपको कहूं मेरी तरफ आ रहे हैं क्या? आपका तो प्री डेस्टाइन सब कुछ है, टिकट है, शेड्यूल्ड है, एवरीथिंग, फ्लाइट है, आगे के प्रोग्राम हर चीज, वो तो प्रधानमंत्री मोदी। तो वो क्यों कहा गया कोट एंड कोट? और ये जब कूटनीति की भाषा में इसको हमेशा शिष्टाचार कहा जाता है कि गणेश जी आप आ रहे हैं क्या, इधर इधर आके आते जाइए, आपको भी पता है ना आप खाली है ना मैं खाली हूं, लेकिन वो डिप्लोमेटिक शिष्टाचार कट सी बोलते हैं। इनके भक्तों को वही खुराक चाहिए, इनको तमीज ही नहीं है बेसिकली, किसी मुद्दे का दिमाग सोचने का छोड़ा नहीं। फिर क्या कहा कि मोदी जी ने उनको बताया, ट्रंप साहब को, कि भाई हम ना तो मध्यस्थता स्वीकार की, ना करते हैं, ना आगे करेंगे। ये बात मोदी जी से कहलवा देते, जब वीडियो ही जारी करना था तो विदेश मंत्री से कहलवा देते ना अंग्रेजी में। मोदी जी तो अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंग है, नहीं तो उनके पास वो तो चलता ही है टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ देते, जैसे पटना में पढ़ा था, याद होगा आपको, बिहार की रैली में भाषण दिया था ना अंग्रेजी में। तो मोदी जी से कहलवाते ना ये बात कि माय फ्रेंड ट्रंप कॉल्ड मी। अच्छा, उसकी शुरुआत देखिए क्या है, पूरे उस बयान को देखिएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आग्रह पर एक कॉल अरेंज की गई, करीब 35 मिनट बातचीत हुई। उसमें प्रधानमंत्री जी ने जियो पॉलिटिक्स से लेके इन मसलों पर बातचीत की। वो क्या है, वो काउंटर खुराक है जो इनकी तरफ से कि आसिफ मुनीर तो लंच कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री को इतना महत्व देते हैं, वो कह रहे हैं कि आप आओ ना इधर, जाते टाइम मिलके जाओ यार, ऐसे कैसे? तो ये एक खुराक बनाई गई है जो इस डिप्लोमेटिक डिजास्टर को ढकने की है।
बेसिकली क्या है, मिडिल ईस्ट के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है, भारत से बेहतरीन उसके अंदर कोई मध्यस्थ होना नहीं चाहिए। क्यों? इजराइल के साथ हमारे ठीक ठाक संबंध है, पेगासस के कारण, तमाम कारणों से, आपको भी पता है, हाई एंड टेक्नोलॉजी दुनिया भर के अपने वो खरीदे गए हैं। और इधर से ईरान के साथ आपके सदियों पुराने संबंध है, दोस्ती के संबंध है। उसमें आप कहीं नहीं हो, कहीं भी नहीं हो आप, ना ईरान में ना पाकिस्तान में, उधर क्या नाम है इजराइल में। लेकिन पाकिस्तान इसमें एक्टिवली ईरान की तरफ से मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ट्रंप आज जिस द्वंद में फंसे हुए हैं, वहां का द्वंद देखिए आप क्या है। वो युद्ध में कूदना चाहते हैं नेतन्याहू को बचाने के लिए। वहां की कांग्रेस के अंदर बड़ा जबरदस्त विरोध ये हो रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा का अधिकार नहीं है, उसका अधिकार संविधान के तौर पर केवल कांग्रेस को है। तो ये सारा संकट चल रहा है। प्लस ये भी पता है कि वहां अगर गए तो उनको नुकसान हो जाएगा, अमेरिका को बड़े पैमाने में, मिडिल ईस्ट में कहीं वो। तो उस सारे में जैसे ही ये लगा कि मुनीर का पाकिस्तान का कोई रोल हो सकता है, उसके एक तीर से दो शिकार कर रहे हो, भारत को झटका साइमल्टेनियसली दे रहे हो। और भारत के मीडिया ने चूंकि नेशनलिज्म के नाम पर, राष्ट्रवाद एक चीज होती है ज्ञानेश भाई, राष्ट्रवाद अच्छी चीज है, हम सब के अंदर है, और सरकार का गुणगान और महिमा मंडन दूसरी बात होती है। सरकार या कोई व्यक्ति राष्ट्र नहीं होता, माफ कीजिएगा। सरकार सरकार है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, और राष्ट्र राष्ट्र। इन तीनों का गडमड करके मोदी जी को राष्ट्रवाद का प्रतीक बता दिया। कल को अडानी राष्ट्रवाद के प्रतीक हो जाते पीछे तिरंगा लगाकर। तो ये बेसिकली जो आपका डिप्लोमेटिक डिजास्टर ज्ञानेश भाई लगातार चल रहा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, नाउ इट हैज कंप्लीटेड 360, इट्स फुल सर्कल नाउ। और उसको ढकने के लिए, ढांपने के लिए आज विक्रम मिश्री का वीडियो उतारा गया। हकीकत यह है कि अगर यही बात सब अंग्रेजी में बता देते ना, विक्रम मिश्री को तो अंग्रेजी भी आती है, तो फिर बताते ना कि ट्रंप से क्या क्या हुआ, वो अमेरिका वाले भी बता दे, वो 1 मिनट नहीं चुकते, इसलिए हिंदी में बता मारा। तो कुल मिलाकर के ये डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज है, डेस्परेट एक्सरसाइज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मोदी जी का जिस तरीके से, अकेले मोदी नहीं है इसमें, मोदी एक है, और नंबर 2 पे जयशंकर साहब है, नंबर 3 पे आपके देसी जेम्स बॉन्ड है, डोवल साहब, उनका भी एक विदेश की नीति में वो रहता है। और अभी जो आपके 50 सांसद गए थे 33 देशों के अंदर, 7 डेलीगेशन, उनमें एक बड़बोले थरूर का भी था। वो क्या कह रहे थे, जेडी वेंस से इतनी प्रोडक्टिव बातचीत हुई हमारी, कमाल ही हो गया। उसके बाद वो आसिफ मुनीर को लंच खिला रहे हैं। तो ये अचीवमेंट है आपका। इट्स ए कंप्लीट डिप्लोमेटिक डिजास्टर, जिसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है कि इतना बड़ा देश और कहां आकर के खड़ा कर दिया है। जी सर, जो बात कह रहे हैं कि 35 मिनट बात हुई, तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि 35 मिनट में भाई मोदी जी चूंकि अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते हैं और ट्रंप जी जाहिर सी बात है हिंदी में नहीं बात कर पाते हैं, तो जो इफेक्टिवली बात की होगी मोदी जी की तरफ जो बात हुई है वो कुल 7-8 मिनट की हुई होगी, क्योंकि 7-8 मिनट इन्होंने बोला होगा, फिर वो ट्रांसलेट हुआ होगा, इंटरप्रेट उधर बताएगा, फिर उधर जो उन्होंने बोला होगा उसको हिंदी में इंटरप्रेट किया होगा। तो मोदी जी ने जो बोला होगा वो मुश्किल से 7-8 मिनट बोला होगा। और ऐसे ऐसे कन्वर्सेशंस में बहुत लंबी लंबी बातें होती हैं, बहुत लंबी स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है, देश दुनिया की बातें होती हैं। खैर, लेकिन इसके सामने अगर वो ट्रंप आसिम मुनीर को बुला करके लंच करा रहे हैं, ये हमें सोचना होगा कि ट्रंप चाह क्या रहे हैं। मैं सर एक विरोधाभास में ये क्या देख रहा हूं कि ट्रंप एक तरफ तो शांति दूत अपने को घोषित कर रहे थे अभी तक कि देखिए मैंने सबको ट्रेड की धमकी देकर के मैंने इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट रुकवा दिया और मैं रूस और यूक्रेन रुकवाने जा रहा हूं। अब वो ईरान को जिस तरीके की धमकी दे रहे हैं, वाहियात तरह के ट्वीट कर रहे हैं, कल के जो उनके ट्वीट हैं आप देखिए तो आपको भी इतिहास में शायद इस लैंग्वेज का ट्वीट किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से नहीं दिखा होगा, जहां पे वो कह रहे हैं कि एज ऑफ नाउ ही इज सेफ, वी आर नॉट गोइंग टू एलिमिनेट हिम, ब्रैकेट में किल। इस टाइप का जो ट्रंप कर रहे हैं, इसका क्या वजह हो सकता है सर? ये इसका कारण क्या हो सकता है? ट्रंप ये विरोधाभास क्यों कर रहे हैं कि एक तरफ तो उकसाने की बातें कर रहे हैं ईरान को और दूसरी तरफ वो शांतिदूत बने रहना चाहते हैं? ये समझ आ रहा सर कुछ आपको? नहीं, गैनेश जी बिल्कुल कंप्लीट क्लियर है। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, सिंपल सा खेल होता है। एक बार मैं आपको आंख दिखाऊंगा, आपने अगर मुझे वापस आंख दिखा दी मैं नीचे आंख कर लूंगा, अगली बार आपने उधर मुंह किया मैं फिर आंख निकालूंगा। ट्रंप बेसिकली पॉलिटिशियन नहीं है, ट्रंप डिप्लोमेट नहीं है। ट्रंप का व्यवहार आप राष्ट्रपति तो छोड़िए, सरपंच बनने लायक भी नहीं है। उनकी जो भाषा है, उनका जो पूरे जो एडजेक्टिव्स वो जो यूज करते हैं, वो पूरे का पूरा एक कंडक्ट है विच इज अनबिकमिंग ऑफ ए हेड ऑफ ए स्टेट। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। और वो बहुत बड़बोले शुरू से ही रहे हैं। मोदी जी तो खुद को कहते हैं 56 इंची, उनके तो शब्दों में इंच है। वो बड़बोले इतने हैं और उनकी नेट डिलीवरी हमेशा 0 ही होती है। मोदी से भी बड़े
डिफॉल्टर है वो, जो जहां तक डिलीवरी का सवाल है। सवाल वो नहीं है, सवाल ज्ञानेश भाई ये है कि वो बेसिकली उनको डेस्परेट है वो कि किसी तरीके से उनको मिल जाए नोबेल प्राइज। तो भारत पे पहले तो भारत पाकिस्तान पे नोबेल और परमाणु और पता नहीं कहां कहां से उठा लाए वो, जबकि ऐसी कोई चर्चा नहीं थी, ना कोई कहानी थी। उसके बाद उसको ले आए, लगातार फिर क्रेडिट खुद ही मांगते रहे, 13-14 बार बोल दिया वो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ बेसिकली क्या है कि इनकी सारी की सारी फाल्ट लाइन एक्सपोज होगी बहुत बुरे तरीके से। इजराइल जो है, आपको देखना पड़ेगा, इजराइल शुरू से ही उसका अपना कुछ नहीं है, वो केवल अमेरिका की बिगड़ैल औलाद है। और जो भी राष्ट्रपति आता है उसको इजराइल आर्म ट्विस्ट करता ही करता है, हमेशा करता है, क्योंकि हमराज है वो। इनको हाई एंड टेक्नोलॉजी, अब ट्रंप जैसे व्यक्ति का तो आपको पता है कितना स्वर्णिम इतिहास रहा है, किस किस तरह के कारनामों में बिजी रहे। एप्स्टीन फाइल्स में पीछे उनके ही दोस्त ने बताया था, जो अपने मस्क साहब थे ना उनके अडानी, उन्होंने नहीं बताया था कि एप्स्टीन फाइल्स में भी नाम है और इसीलिए उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। तो इनके तमाम राज हैं। और नेतन्याहू वो कलाकार व्यक्ति हैं जिसके पास केवल ट्रंप के नहीं, पूरी दुनिया का शायद ही एक आधा लीडर होगा जिसके उसके पास राज नहीं। वो बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी के जरिए टेलीफोन से लेकर के बहुत सारे जो डर्टी ट्रिक्स होती हैं, ईवीएम्स की मैनिपुलेशन से लेकर बहुत चीजें करते हैं इजराइल का जो कंपनी है। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है पर से तो इजराइल ही है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन उसको कोई मानेगा नहीं क्योंकि वो अमेरिका का बर्दाश्त उसके पास। तो ट्रंप का दिक्कत क्या है कि कल आपने देखा मोसाद का हेडक्वार्टर पे जिस तरीके से ईरान ने हमला किया, उसके बाद जो उनकी एएमएन, जो उनकी जो डिफेंस इंटेलिजेंस की वो उसको ऊपर भी तहस कर दिया। उनकी जो मिसाइल्स हैं उनको आपका आयरन डोम नहीं रोक पा रहा, आपका थाड़ नहीं रोक पा रहा। तो आप क्या करेंगे? इतना सा देश है, अगर ये एस्केलेशन होगी, देखिए ईरान का तो कुछ बिगड़ता नहीं, 16.5 लाख किलोमीटर का उनका एरिया है, ये भाई तो कुल ही 17,000 किलोमीटर में है, 20,000 21,000 किलोमीटर में है। इजराइल का क्या बचेगा? कभी आपने इतिहास में इजराइल के लोगों को मेट्रो स्टेशनों में रात बिताते हुए देखा है, बंकरों में रात बिताते हुए देखा है? हजारों लाखों इजरायली वो काम कर रहे हैं इस समय। तो ट्रंप की मजबूरी देखिए क्या है, उधर से इजराइल को बचाने का दबाव है, उधर से कहीं चाइना कूद गया तो क्या होगा? चाइना और रशिया डायरेक्टली मदद कर रहे हैं ईरान की विदाउट सेइंग सो, ये कहकर भी मदद नहीं कर पा रहे हैं, इतना सब इतने ट्वीट करने के बावजूद भी। आप मुझे बताइए, कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष, वो भी अमेरिका जैसे सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, मैं अब सो कॉल्ड कहूंगा क्योंकि काइंड ऑफ वर्ड्स दैट ही हैज यूज्ड, उसने क्या कहा कि इस समय तो हम उनका ईरान के जो खमेनेई साहब, उनको अब एज ऑफ नाउ तो हम उनको वो कर रहे हैं किल। ये डेमोक्रेसी की भाषा वर्ल्ड लीडर्स को किल करने की कब से होगी? किसी हेड ऑफ स्टेट को किल करने की कब से होगी? ये जो चीज है, इनकी जो भाषावली है वो सदा से ही घटिया और निम्न स्तर की रही, बड़बोले ही है। लेकिन उसके अंदर अब जो है इनका धर्म संकट ये हो गया कि एक तरफ शांति पुरस्कार चाहिए और दूसरी तरफ इजराइल को भी बचाना है। तो इसलिए कभी उधर कूद जाते हैं, कभी इधर कूद जाते हैं, कभी डील की बात करते हैं। आप देखिए कि मेरी आपकी बात हो रही है, 60 दिन का समय आपने दिया मुझे, अच्छी बात है। 61वें दिन आप नेगोशिएटर्स को मार दोगे। दैट इज व्हाट दे डिड इन ईरान। तो आप तो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं भाई, आप डिप्लोमेसी नहीं कर रहे। बेसिकली अमेरिका की समस्या समझिए, हथियार भी बेचने हैं, शांति भी चाहिए। तो उनका जो पूरे का पूरा अमेरिका एज ए कंट्री, उनकी जो मूल अवधारणा है वही विरोधाभासी है। इसलिए आपको कई बार ये लगता होगा कि यार एक बार ये बोलता है, एक बार ये बोलता है, वो दोनों ही बात सच है। उसको हथियार भी बेचने हैं और उसको सो कॉल्ड शांति, शांति किसके लिए? ईरान के लिए शांति नहीं चाहिए उसको, मिडिल ईस्ट की शांति नहीं चाहिए उसको, केवल इजराइल के लिए, नेतन्याहू के साम्राज्य के लिए वहां की शांति चाहिए, जबकि शांति होनी चाहिए देश की जनता के लिए। ये सारे का सारा जो आप नैरेटिव देख रहे हैं, ये अमेरिका का एक रटा रटाया पुराना ढर्रा है जिसपे ये खेलते रहते हैं। रही बात भारत की, भारत ना 3 में है ना 13 में है, उसके बावजूद आपका डंका बज रहा है। आप सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए, इसके अलावा कुछ भी। जी, आपने जैसे कहा ना कि उनको हथियार भी बेचने और उनको युद्ध भी रुकवाना है, जैसे कि गुटखा बनाने वाली कोई कंपनी एक कैंसर हॉस्पिटल भी खोलती है, तो कुछ इसी टाइप की स्थिति अमेरिका की है। लेकिन सर एक बात और मुझे समझ में नहीं आ रही है, इजराइल नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन इजराइल इज अमेरिका, अमेरिका इज इजराइल, वो दोनों बिल्कुल जुड़वा भाई हैं, इतना एक दूसरे घनी दोस्ती, बाप बेटे समझ लीजिए आप। हाँ, बाप बेटे समझ लीजिए, इतनी कट्टर दोस्ती है। ऐसे में सर अगर यूएस को उतरना पड़ता है ईरान के खिलाफ खुद जंग में, और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि चूंकि अमेरिकन बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में और पाकिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस की बेसेस हैं,
तो जरूरी है कि वो पाकिस्तान को अपने कॉन्फिडेंस में रखे और गुड ह्यूमर में रखे आसिम मुनीर को, क्योंकि चलती वहां पे उसी की है, आसिम मुनीर की, शहबाज शरीफ की क्या चलेगी। तो जरूरी है कि उनको अपने गुड ह्यूमर में रखा जाए। अगर सर अमेरिका डायरेक्टली इस वॉर में उतरता है और ईरान पे अटैक करता है तो नेटो अलाइज तो शायद थोड़ा हिचकिचाएंगे, लेकिन सर दूसरा पक्ष यह है कि ट्रंप अपने घर में भी भयानक विरोध झेल रहे हैं। 2 बड़े प्रोटेस्ट हो चुके हैं, अभी एक पिछले महीने हुआ था, शायद 1.5 महीने पहले हैंड्स ऑफ, और अभी 3 दिन पहले हुआ नो किंग्स प्रोटेस्ट, जहां पे कि ट्रंप जी ने अपने बर्थडे पे आर्मी की परेड करवाई अपने दरवाजे पे। तो उसको लेकर के, और चूंकि अमेरिकन बहुत अवेयर होते हैं और उनको अपने एक रुपए के टैक्स पेयर्स की मनी की चिंता होती है, तो वो भयानक विरोध का सामना कर रहे हैं वहां पे। और जो सेंटिमेंट एक बार पिछले साल जो चुनाव में जगा लिया था, चाहे गोली खाने की वजह से या जिस भी वजह से ट्रंप को, वो माहौल बदला हुआ है इस समय। आम जनता ट्रंप से परेशान है कि इनकी हरकतों से जो कर रहे हैं आकर के उथल पुथल मचाओ, टैक्स और टैरिफ के चक्कर में लड़ाओ भिड़ाओ। आपको सर लगता है कि अब अमेरिका या ट्रंप अफोर्ड कर सकता है कि ईरान के खिलाफ सीधे जंग में उतरे? देखिए गणेश भाई, आपका बहुत ही वाजिब सवाल है। पूरी दुनिया का ध्यान इसी सवाल के ऊपर, इसके अलावा किसी सवाल पर नहीं। आज पूरी दुनिया के सामने एक्सप्रेशन यही है, अगर कोई भी समझदार अमेरिकी राष्ट्रपति हो, वो इसमें कभी भी अपने हाथ नहीं जलवाना चाहेगा। फॉर द वेरी सिंपल, देखिए मदद सब करते हैं। मदद तो चाइना भी 3 एयरक्राफ्ट भेज चुका है, पूरे के पूरे उसके ट्रांसपोर्टर्स ऑफ करके। एक पहले दिन आया था, 2 कल गए थे। आज लड़ाई का 6ठा दिन है। और उसके अंदर क्या होगा, सैटेलाइट की कंप्लीट एक्सेस ऑलरेडी जो पाकिस्तान को दी थी ऑपरेशन सिंदूर में, वो ईरान को दे चुके हैं, रियल टाइम एक्सेस। ये सारे वेपन कौन से जा रहे हैं आप भी समझ लीजिए। ज्ञानेश भाई, एक बड़ी बात, एक वाइडर उस पर देखिए कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट के अंदर कई सारे बेसिस हैं, और ईरान ने आज बिल्कुल 2-2 कह दिया, बिल्कुल 2-2 स्पष्ट शब्दों में, कि अगर वहां पर ईरान के उसमें झगड़े में ये बीच में आए तो 50,000 ताबूत जाएंगे अमेरिका के अंदर। 50,000 ना भी जाए, वहां 50 भी चले गए तो ट्रंप का क्या होगा? आपको क्या जरूरत पड़ी है? समस्या क्या है कि ट्रंप की, मैंने जो आपको बताई कि नोबल भी चाहिए और इसराइल को भी बचाना है, और बड़बोले बहुत ज्यादा है, समझते चीजों को है नहीं। उनका कुछ नहीं पता। आपको कल रात को आपको पता है, उनको जब वहां से आए G7 से, तो कल अपने उनसे जो राष्ट्रीय सुरक्षा टीम है उनकी, उसके साथ 1 घंटा उन्होंने मीटिंग की। उसमें आर या पार का फैसला होना था, उसके बाद चुप्पी साध गए। कारण, उनको पता है कि अगर ईरान की 4 मिसाइलें भी इनकी फैसिलिटीज पे गिर गई वहां पे, तो तुम क्या मुंह दिखाओगे अपने घर आकर के? आप जो राष्ट्रपति बने, आपका पूरा कैंपेन किस चीज पे था? कि हम दूसरों की जलती उसमें हम नहीं कूदेंगे। यही तो कह के आए थे ना। ट्रंप का क्या था कि नो मोर वार्स ड्यूरिंग कैंपेन, और अब कहीं देख लीजिए सबसे पहले वो पहुंच जाते हैं वहां पे रोटी सेकने के। तो बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी समझदार राष्ट्रपति होगा, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट का मतलब है, देखिए इन्वॉल्वमेंट कब बनती है वो भी समझ लीजिए आप। वो इन्वॉल्वमेंट जब बनती है जब वो दोनों लड़ रहे हैं और ईरान कोई मिसाइल मारता है इनके किसी बेस के ऊपर। तो ईरान ने तो कोई प्रोवोकेशन की नहीं, सारी की सारी प्रोवोकेशन किसकी है? इजराइल की है। इजराइल ने यूनिलेटरली हमला किया विदाउट एनी कंकरेंस फ्रॉम यूएस, एज पर रिकॉर्ड्स, एज पर विजिबल थिंग्स। उसके बावजूद ट्रंप को उनकी मदद करनी करे। हथियार देना एक बात है, टेक्नोलॉजी देना दूसरी बात है, और युद्ध में आकर के ईरान पर हमला करना तीसरी बात है। अगर उन्होंने ईरान पर हमला किया डायरेक्टली किसी भी उसमें, इट विल हैव कंसिक्वेंसेस, इट विल हैव कंसिक्वेंसेस। और वो क्या होंगे? उनके पास तो 20,000 मिसाइल हैं ज्ञानेश भाई। रोज की अगर 200 भी छोड़ेंगे तो 100 दिन चल जाएगी। तुम्हारा क्या होगा? और तुम 24 घंटे ना तो तुम अपने एयर बेसिस को क्लोज कर सकते, ना उनको इवैक्यूएट कर सकते। और मिसाइल तो भाई साहब हाइपरसोनिक है, उसकी तो स्पीड 12,000 किलोमीटर से ऊपर है। क्या करोगे आप? 5 to 10 मैक स्पीड होती है हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। आयरन डोम फेल, थर्ड फेल, तो वही तो मिसाइल है। वो अमेरिकन बेसिस पे 4 मिसाइलें गिर, फिर कहां जाओगे? क्या मुंह दिखाओगे? तो वहां का जो राष्ट्रवाद है वो भारत के अंधभक्तों वाला राष्ट्रवाद नहीं है। देखिए एक समानता आपको माननी पड़ेगी, जैसे मोदी जी की अंधभक्तों की सेना यहाँ है, वैसे ही वहां भी एक अंधभक्तों की सेना है। वो ट्रोल सेना यहाँ भी है, वहां भी है। लेकिन वहां पर जो दूसरे लोग हैं, जो समझदारी से जो बात करने वाले लोग हैं, और सबसे बड़ी बात जो मीडिया का इकोसिस्टम है, वहां पर अभी भी सवाल जिंदा है ज्ञानेश भाई। ये उनका एक पॉजिटिव साइड है। इनके आने से पहले पूरे अमेरिका के अंदर इतना जबरदस्त विरोध हो रहा है कि ईरान इराक की लड़ाई में हम क्यों आए, हमारा क्या, ईरान और इसराइल की लड़ाई में हमारा क्या मतलब? उसके बावजूद ट्रंप की बयानबाजी। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जो कल मोसाद पे और एएमएन पे जो मिसाइलें गिरी, वो तहस नहस हुई। मिसाल उसको तो आप, मोसाद का तो ध्यान होगा ना आपको, इसराइल की किलिंग मशीन है वो, दुनिया के किसी भी कोने में। किसी को इसराइल विरोधी बता दो और उसको निपटा दो,
बाय हुक और बाय क्रूक किसी भी तरीके से गोपनीय सैन्य मिशन के जरिए, यही काम करती है वो। अब जब उसके ऊपर हमला हो गया, उसका हेडक्वार्टर तबाह कर दिया, तो उसकी गंभीरता देखिए आप। वो जो मोसाद नहीं चली, वो ट्रंप और नेतन्याहू की पूंछ में आग लगाई है ईरान ने, ये समझ लीजिए। और जब पूंछ में आग लगी हुई है तो वो उछल कूद करके दोनों जने वो पूरे मिडिल ईस्ट को फूकना चाहते हैं। और पर्पज क्या है? पर्पज केवल ये कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज करा दे, कोई अपना पिछलगू बिठा दे वहां पर, उनके हाइड्रोकार्बन्स को, उनके कच्चे तेल को, उनकी नेचुरल गैस को, उसकी लूट हो सके। अमेरिका का ये पैटर्न आज से नहीं है, लगातार चला आ रहा है और ईरान इस बात को अच्छे से समझ रहा है। उनके लिए अस्तित्व का संघर्ष है कहीं ना कहीं, कि अब नहीं तो कभी नहीं, इसलिए वो भी फुल उससे लड़ रहे हैं। और इजराइल ने भी ये पंगा ले लिया है और उसको भी ये पता है। इजराइल का रक्षा मंत्री, आप बताइए, खुद ये कह रहा है कि जितनी डीप इनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको हम नहीं न्यूट्रलाइज कर सकते, इसलिए अमेरिका चाहिए। कोई देश आपने सुना है कैसा? लड़ाई आप करो और हथियार मैं दे गया हमको, क्यों भाई? तो आपको पहले नहीं पता था क्या? तो ये सारी चीजें बेसिकली एक खास तरह का नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है। अमेरिका, यही इजराइल था, यही अमेरिका था। हमास और आपने पूरा फिलिस्तीन तबाह कर दिया, 55,000 से ऊपर आदमी मार दिए। कहां गए थे उनके ह्यूमन राइट्स? कहां था वो मीडिया? अब इजराइल पे एक मिसाइल गिरती है, पूरे दुनिया के एपी, र्यूटर्स, CNN, BBC सारे उछल पड़ते हैं। हमास के टाइम तुम कहां गए थे भाई? क्या वो इंसान नहीं थे क्या? आतंकियों को छोड़ दीजिए, आई एम टॉकिंग ऑफ फिलिस्तीनी पीपल। तो बेसिकली क्या है, गुंडागर्दी ईरान के अंदर भी कम नहीं है, खामनेई की, माफ कीजिएगा। हम ईरान के लोगों के साथ हैं जो शांति प्रिय है, हम इजराइल के जनता के साथ हैं, हम नेतन्याहू के साथ नहीं हो सकते। नेतन्याहू तो मतलब घोषित तौर पे बदमाशी फैला रहा है पूरी दुनिया में, और इसी तरीके से खामनेई भी, जो कट्टरवाद और महिलाओं के साथ जो जाती। लेकिन जनता का क्या कसूर है? तो जनता तो भुगत रही है ना, जनता ने पहले भी भुगता, जनता भी युद्ध भी भुगत रही है। खामनेई का तो बिगड़ेगा क्या, नेतन्याहू का तो क्या बिगड़ेगा, लेकिन जनता तो भाई पूरी पूरी रात मेट्रो स्टेशन में पड़ी है, जनता तो पूरी रात बंकर्स में पड़ी है, वो तो चैन में है सारे के सारे। तो ये देखना पड़ेगा, जो ये भगत सेना है जिनको तमीज नहीं है किसी चीज की, ये क्या कर रहे हैं ट्रोलिंग में कि इजराइल ने ये कर। अरे हमें इजराइल से क्या लेना भाई? ईरान से आपके सदियों पुराने संबंध थे, उस खाते में आप कहीं खड़े नहीं हो। अमेरिका आपको पूछ नहीं रहा है। मुनीर को लंच करा रहे ट्रंप। अरे ट्रंप को आपने लास्ट टाइम किसी दूसरे देश के चीफ से मिलते कब देखा था? लंच की तो बात छोड़ दीजिए। और मोदी जी जब 12-13 फरवरी को गए थे, माफ कीजिएगा, पूछेगा किसी भगत से कि वो लंच करके आए थे? नहीं किया था लंच, दैट वाज ए वर्किंग मीटिंग। तो आप अपने अंदर झांकिए, सोचिए कि आप कहां थे और कहां खड़े हो गए। एक वो दौर था जब बराक ओबामा क्या कहा करते G7 में कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इज हेयर माई गुरु। जब ये बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा कि मैं बोलता हूं तो दुनिया सुनती है, ओबामा ने कहा। मोदी जी के बारे में कौन से वर्ल्ड लीडर ने कहा आज तक? भगतों को छोड़ करके, IT सेल को छोड़ करके, डंकापति को छोड़ के, भारत के जो बंधक मीडिया है उसको छोड़ करके, किस वर्ल्ड लीडर ने कहा? बता दीजिए आप। हंसते हुए देखा आपने उनको? मैं सर, आपने कहा ना कि कहां खड़े हैं हम, हमें ये तय तो करना पड़ेगा। उसका मैं एक और बैकग्राउंड बताता हूं। जब अभी G7 का समिट हुआ तो वहां पे ट्रंप जी ने काफी इस बात का पुरजोर ढंग से बात उठाई कि जो G8 हुआ करता था जिसमें रशिया भी था, और उससे रशिया बाहर चला गया और ये G7 बन गया। उनका कहना था कि हमें रूस को वापस लाना चाहिए और चाइना को वापस लाना चाहिए। अब देखिए ट्रंप क्या कर रहे हैं। ब्रिक्स उनकी एक परेशानी है इस समय, इस G7 की। ब्रिक्स में जो 3 बड़े देश हैं वो भारत है, चीन है और रूस है। तो अगर वो ब्रिक्स से रूस और चीन को तोड़ के ले जा रहे हैं तो क्या इंडिया और साउथ अफ्रीका क्या करेंगे? आप ये देखिए कि वो धीरे धीरे इंडिया को किनारे कर रहा है, या उसकी मोदी जी से पर्सनल खुन्नस है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो पाकिस्तान को अपने फोल्ड में ले जा रहे हैं। हम युद्ध तो नहीं चाहते हैं, मैं बार बार कहता हूं हम लोग युद्ध के विरोधी लोग हैं। हम नहीं चाहते कि युद्ध कभी जान माल का नुकसान हो। युद्ध कहने को ये व्हाट्सएप और इसकी बात मत करिए, क्योंकि उनका कुछ जाता नहीं, इसलिए उनको आता है कि बहुत जोश में रहते हैं। लेकिन किसी को भेज दिए एक दिन लड़ने के लिए तो समझ में आ जाएगा कि युद्ध क्या चीज होती है। तो युद्ध तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये युद्ध होता है तो भारत को सर ये डिसाइड करना पड़ेगा और मोदी जी को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कहां खड़े हैं। वो अमेरिका की तरफ खड़े हैं या वो रूस चाइना के साथ खड़े हैं, या वही नेहरू जी की पॉलिसी कि हम नया मूवमेंट चलाएंगे, हम नॉन अलाइन मूवमेंट है, हम किसी की तरफ नहीं है। क्योंकि आज सर देखिए तो रूस भी हमारे साथ उस ढंग से नहीं है जिस ढंग से हुआ करता था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो रूस हाफ हार्टेडली था जरूर हमारे साथ, लेकिन उतना ढंग से आप नहीं कह सकते कि जोर से कह रहा हो हाँ ठीक है तुम मारो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। वैसा अब रूस का व्यवहार नहीं रह गया है। और कहीं अगर सक जाता है ब्रिक्स से रूस और चाइना भी निकल जाते हैं
तो सर मोदी जी के लिए ज्यादा समस्याएं हैं। इस पे सर एक आखिरी छोटा जवाब आपका, समय खत्म हो रहा है। नहीं गणेश जी, मोदी जी की कहीं कोई समस्या ही नहीं है। मोदी जी सवालों से ऊपर है, इसलिए मोदी जी को आराम से रहने दीजिए। वो कोई परेशानी नहीं, वो ना सवाल सुनते हैं ना जवाब देते, उसको तो छोड़ दीजिए। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये G7 है क्या। आज की तारीख में जो G7 की फॉर्मेशन है उसमें सारे के सारे डेमोक्रेटिक कंट्री है। और आपको पता है रशिया भी ऑथोरिटेरियन रिजीम है, अधिनायकवादी शासन है। और चाइना के अंदर भी अधिनायकवादी शासन है। अगर इसमें भारत पांचवी अर्थव्यवस्था थी, ये चौथी बताते हैं, लेकिन पांचवी हो जाएगी साल तक। अगर इसके लिए कोई बेस्ट कैंडिडेट था आने वाले समय में तो वो भारत था। लेकिन ट्रंप ने कहा कि पहले गलती क्या की गई कि रशिया को बाहर किया गया जब उन्होंने क्रीमिया को अपने साथ जबरदस्ती मिलाया। 2014 में इनको यहां से बाहर कर दिया था। ट्रंप ने कहा वो गलती है। एक तरफ आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज का G7 है, उसमें एक इस तरह के देश को वो लाना चाह रहे हो जहां पे डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। फिर एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या चाइना को आना चाहिए इसमें, कहा कहता आई डोंट माइंड इट। लेकिन उन्होंने भारत का नाम कभी नहीं लिया और ना किसी जर्नलिस्ट ने वहां पे पूछा क्यों। क्योंकि भारत अपने जो भी एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन है उनसे जो वर्ल्ड लीडरशिप केवल जुबान पे रह गई है, एक्ट्स और डीड्स में नहीं है। माफ कीजिए, इतना बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद भी आपके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स भी आज खतरे में है, अगर सही मायने में दुनिया में आप देखें। और भारत की जो स्टैंडिंग थी वो स्टैंडिंग होती है आपके तमाम पैरामीटर्स के ऊपर। किसी बड़बोले शासक, किसी सुबह से शाम तक कपड़े बदलने वाले, किसी उस सब पे नहीं चलता मामला। तो बेसिकली क्या है कि ब्रिक्स से अमेरिका को किसी चीज से दिक्कत नहीं है। दिक्कत उसको होती है जिसको किसी चीज की समझ हो। ट्रंप को ना तो समझ है ना वो समझना चाहते हैं। वो एक पल के लिए कुछ बोलते हैं, उस दिन की हेडलाइन क्रिएट करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन कोई और बकवास करते हैं, उससे आगे निकल जाते हैं। जो G7 है उसके अंदर किसी की भागीदारी या किसी को बाहर करना, जब रशिया को बाहर किया होगा, आपको ध्यान होगा, तो यूनानिमसली बाहर किया जाता है। और जब उसके बाद ये कंप्लीटली डेमोक्रेटिक सेटअप बच गया, ऑल G7 कंट्रीज वर ए मेंबर ऑफ दिस, तो उसमें इन लोगों को आप लाओगे कैसे। उसको समझ नहीं है इस बात की, उसको तो कुछ कहना है, उसने कहा है नहीं मूव ऑन। लेकिन भारत को फिर यही देखना पड़ेगा कि आपकी क्या स्टैंडिंग 11 साल पहले थी, आज आप कहां खड़े हैं। आपने कहा कि तय करना पड़ेगा, बिल्कुल तय नहीं करेंगे, निश्चिंत मानिए। रूस और यूक्रेन में तय कर लिया आपने, कहां खड़े हो आप। जहां अमेरिका वहां आप, लिख के रख लीजिए इसको। और नेतन्याहू के खिलाफ जाने की मोदी कभी सोच नहीं सकते। वो उनके हमराज हैं, राजदार हैं, एक में नहीं तमाम मामलों के अंदर। इसलिए ना इधर के ना उधर के। और वही आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जिहादी फील्ड मार्शल मुनीर राष्ट्रपति के साथ लंच कर रहा है और आपको प्रधानमंत्री से बातचीत को आपका विदेश सचिव कह रहा है कि मोदी जी आप निकल रहे हैं तो इधर से जाइएगा। यही अंतर है, बस इसी को समझ लीजिए। बाकी दर्शक खुद समझदार हैं, खुद तय कर लेंगे। डंका वो होता है जो दुनिया आपको बताए। डंका वो नहीं होता कि आपका बंधक मीडिया सुबह से शाम तक पीटे और आपकी जो फॉल्ट लाइन्स हैं, आपकी फेल्योर्स हैं, उनको विक्ट्री के तौर पे दिखाए। तो वो जो आंखों पे पर्दा डाल रखा है वो थोड़ा बहुत उतरना शुरू हुआ है, जल्दी ही पूरा उतर जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर, घर घर सिंदूर, ये सारी चीजें ये लंबी नहीं चला करती गणेश जी। फाइनली इट ऑल लेज ऑन सब्सटेंस। एंड माफ कीजिएगा, आपकी पूरी की पूरी विदेश नीति के अंदर ना कोई सब्सटेंस है, ना कोई स्टैंडिंग है, ना कोई बायलेटरल है। आपके पास हगलो में सी, दैट आई टोल्ड यू, जो आए जप्पी पालो गले पड़ जाओ, लाउड जो है ठाके लगाओ आप उसमें, लाफ आउट एवरीथिंग विच टू बी लाफ्ड आउट सिंपली। नए नए कपड़े पहनो, ये सब करो, गिफ्ट दो, गिफ्ट लो, ये सारी आपकी रहेगी। उसमें बायलेटरल्स और सवाल की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मोदी जी सवाल मुक्त लोकतंत्र में बहुत शानदार शासन कर रहे हैं। भगत लहलोट है, IT सेल पूरी एक्टिव है। मैं और आप सवाल पूछते थे, हैं और पूछते रहेंगे। जी सर, अपना वही काम है। और आज सर समय इतना ही था। उम्मीद है कि हम दर्शकों को कुछ बातें समझा पाए होंगे। हेमंत सर, आपसे बात करने के लिए, हमें मौका देने के लिए धन्यवाद। दर्शकों का भी हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।